सभी भैयाओं को नमस्कार। तो भैया हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 3 धातु व धातु, और आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं की प्राप्ति। तो यहाँ पर देखिए धातु को कैसे प्राप्त करते हैं। धातुओं की प्राप्ति, इससे पहले हमें खनिज व इसके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज की। खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज की सीधी सी परिभाषा होती है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या जो यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब हम बात करते हैं अयस्क की। अयस्क किसे कहा जाता है? तो देखिए वे खनिज जिनसे किसी धातु को प्राप्त करना क्या है? लाभकारी होता है। ऐसे खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यानी जो ये अयस्क होते हैं इनमें क्या होता है? वैसे खनिज ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या धातु की मात्रा अधिक होती है, तो कम खर्च में धातु आसानी से प्राप्त हो जाती है। जैसे हम बात करें कि मरकरी का जो अयस्क होता है, ये जो आप बता सकते हैं सिनेबार, आप लिख सकते हैं इसमें HGS है, ये अयस्क होता है। कॉपर जो होता है, कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है कॉपर पाइराइट। देखिए कॉपर पाइराइट होता है, जिसको आप लिख सकते हैं CuFeS2। तो इस प्रकार से विभिन्न अयस्कों के बारे में हम जान सकते हैं। अब खनिज व अयस्क के बाद में हम बात करने वाले हैं कि धातुओं का जो है निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो देखिए अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अब हम बात करते हैं अयस्क से धातु के निष्कर्षण की। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ धातुएं तो क्या होती है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए बता सकते हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। और कुछ धातुएं जो होती है वो उनके अयस्क के रूप में या यौगिकों के रूप में होती है, जैसे कि कुछ सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है या कुछ कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। अब धातु कोई सी भी है तो इनका जो निष्कर्षण है, इनमें क्या है, धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले आती देखिए कम क्रियाशील। तो सबसे पहले आती सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। तो सबसे कम क्रियाशील धातुएं ये आती है। उसके बाद में जो दूसरा वर्गीकरण इसमें है वो आपका है मध्यम क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातु। और तीसरी जो श्रेणी है वो इसमें आता गया वो होती है अधिक क्रियाशील, यानी उच्च क्रियाशील। तो आप बता सकते हैं अधिक क्रियाशील धातु। अब जो ये है, इन सभी धातुओं को इनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, इनका निष्कर्षण किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे कम क्रियाशील धातु का यानी धातु के निष्कर्षण की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ बता सकते हैं कैसे होगा। तो सबसे कम क्रियाशील जो धातुएं होती है ये क्या होती है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर होती है। उदाहरण के लिए जैसे मरकरी है, कॉपर है, जो भी है बता सकते हैं। तो इन धातुओं में क्या है कि इनकी क्रियाशीलता कम होती है, तो इनके ऑक्साइड से धातु को क्या है आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इनके ऑक्साइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने पर हमें धातु आसानी से प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे मरकरी जो होता है, तो मरकरी इसका अयस्क होता है HGS सिनेबार। हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई जाती है और ये किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2HgO प्लस आपको हो जाता है 2SO2। अब जो ये मरकरी का ऑक्साइड होता है इसको क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए HgO, अब क्या करना है, इसको गर्म करना है। तो यहाँ लिख देंगे उष्मा, तो हमें प्राप्त हो जाता है मरकरी। तो लिख देंगे इसमें 2Hg प्लस O2। तो इस प्रकार से जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती है उनको कैसे निष्कर्षण करेंगे, तो क्या किया जाता है, उनको ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर ऑक्साइड को गर्म करने पर धातु आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं दूसरी जो श्रेणी आती है धातुओं की, वो है मध्यम क्रियाशील धातुएं। तो यहाँ पर देखिए ये है मध्यम क्रियाशील धातु।
मध्यम क्रियाशील धातुएं जो होती है ये क्या है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित होती है। और यदि हम बात करें तो इनमें कौन कौन सी है, तो उनके नाम भी आप इसमें आसानी से बता सकते हैं। तो प्रमुख जो धातुएं हैं वो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी है। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं हैं उनमें मुख्यतः आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, ये आदि आती है। और ये क्या है, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका तो भर्जन किया जाता है, और कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं उनका क्या करते हैं, निष्कापन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भर्जन। तो भर्जन क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको क्या करते हैं, वायु के आधिक्य में गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं जैसे कि जिंक सल्फाइड ZnS, क्या करते हैं, इसको भर्जन करेंगे तो इसकी भी क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन से वायु के आधिक्य में गर्म किया जाता है तो ये बदल जाता है किसमें, जिंक ऑक्साइड में। तो ये आप बता देंगे ZnO प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका हो गया भर्जन की प्रक्रिया। अब यानी सल्फाइड अयस्क होगा तो क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। अब आता है निस्तापन। देखिए निस्तापन में क्या करते हैं कि जो अयस्क होता है उसको वायु की कमी में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और निस्तापन किया जाता है किसका, कार्बोनेट अयस्कों का। ये तो करते हैं, देखिए इसमें सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनका तो क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। और जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनका क्या किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क उनका हम करते हैं निस्तापन। तो निस्तापन करें, जैसे कि उदाहरण के लिए देते हैं जिंक कार्बोनेट, लिख सकते हैं ZnCO3, यह होता है जिंक कार्बोनेट। जब हम इसको देखिए गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाता है किसमें, ZnO प्लस CO2। तो इस प्रकार से ऑक्साइड में उसको बदल देते हैं। जब निस्तापन व भर्जन की प्रक्रिया हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, कार्बन द्वारा इसका क्या करते हैं, अपचयन किया जाता है। और अपचयन करने पर हमें जो धातु है वो प्राप्त हो जाती है। तो क्या करते हैं, कार्बन के द्वारा अपचयन होगा। अपचयन करने के लिए देखिए जो ऑक्साइड होते हैं इनकी अभिक्रिया कराई जाती है किससे, कार्बन से। तो कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है तो आपका प्राप्त होता था Zn प्लस CO। इस प्रकार हमें ये जिंक धातु जो होती है प्राप्त हो जाती है। तो ये तो था मध्यम क्रियाशील धातुओं के लिए। अब हम बात करने वाले, देखिए तीसरी जो श्रेणी आती है वो आपकी आती है सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं, जो किसमें यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित जो धातुएं होती है उन्हें क्या है, कार्बन द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि लिख सकते सोडियम है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो ऐसी धातुएं होती है ये क्या है, कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन धातुओं का विद्युत अपघटनी अपचयन किया जाता है। तो इसके लिए इन धातुओं के जो क्लोराइड होते हैं उसका विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे क्या होता है, जो धातु होती है वो हमें कैथोड पर प्राप्त हो जाती है और एनोड पर जो है वो क्लोरीन मुक्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे जब सोडियम का विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हैं तो जो अभिक्रिया होती है, यहाँ पर देखिएगा कैथोड पर हम बात करते हैं तो कैथोड पर क्या होता है, ये Na प्लस सोडियम आयन होगा। और तो Na प्लस इसके अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा और ये बदल जाता है किसमें, Na में, सोडियम में बदल जाता है। दूसरा देखिए इसमें अब एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्लोरीन बनती है। तो एनोड की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका होता है क्लोराइड आयन, और एनोड पर ये बदल जाता है Cl2 में, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है इससे अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कैथोड होता है यानी ऋण आयन, वहां तो क्या बनता है, धातु प्राप्त होती है, और एनोड पर क्या है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होते हैं उनका विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है। तो ये तो था देखिए धातुओं के निष्कर्षण के विभिन्न विधियां जो कि उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर काम में लाई जाती है। अब क्या होता है, धातुओं के जो निष्कर्षण के द्वारा जो धातु प्राप्त होती है वो क्या है, पूर्णतया शुद्ध नहीं होती।
तो अब हम बात करते हैं, देखिए धातु के शुद्धिकरण की। तो अगला आपका आता है धातु का परिष्करण। परिष्करण का मतलब आप लिख सकते हैं शुद्धिकरण। अब धातु जो होता है यानी कि निष्कर्षण से प्राप्त जो धातु होते हैं वो क्या पूर्णतया शुद्ध नहीं होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण के लिए जो सर्वाधिक विधि प्रयुक्त की जाती है वो कहलाती है विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी परिष्करण। इस विधि में क्या करते हैं कि जो धातु होते हैं अशुद्ध धातु, देखिए धातु आपको निष्कर्षण प्राप्त होती है, तो अशुद्ध धातु का तो क्या करते हैं एनोड बनाते हैं, और शुद्ध धातु का पतली क्या करते हैं कैथोड बनाते हैं। और कैथोड बना करके और इस प्रकार से कैथोड जो होता है वो पतला बनाया जाता है, और एनोड जो होता है वो क्या करते हैं मोटा बनाते हैं। तो ये तो देखिए यहाँ पर जो ऋणायन से जुड़ा होता है ये आपका होता है कैथोड, और यहाँ पर आने वाली जो धातु होगी वो शुद्ध होगी। और एनोड जो होता है वो थोड़ा सा क्या करते हैं इस प्रकार से बड़ा बना दिया, बड़ा लेंगे यानी अशुद्ध धातु का बना होता है, और फिर इनको क्या करते हैं इस प्रकार से विद्युत संयोजन के माध्यम से इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्लस जो आपका एनोड है बता सकते हैं इसमें, और ये क्या है कैथोड, ये ऋणायन होता है। और जिस धातु का हमें क्या करना होता है शुद्धिकरण होता है करना होता है, उसी धातु का जो विलयन होता है, ठीक है, उसी धातु का जो विलयन होता है अम्लीकृत विलयन, उसको क्या करते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपको कॉपर का शुद्धिकरण करना है, तो आप क्या करोगे अशुद्ध जो है अशुद्ध कॉपर का आपको क्या लेना पड़ेगा एनोड लेना पड़ेगा। और यदि आपको यहाँ पे कैथोड की बात करें तो ये किसका लेना पड़ेगा, ये आपका होगा शुद्ध कॉपर का। बता सकते हैं शुद्ध कॉपर का क्या लेंगे कैथोड लेंगे। अब इसके अंदर जो विलयन भरा जाएगा वो भी क्या होगा, ये होगा आपका CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन। ये आपको इसमें लेना होगा, अम्लीय विलयन आप लिख सकते हैं इसमें। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में से क्या होता है जो शुद्ध कॉपर होता है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाता है, और ये एनोड जो होता है धीरे धीरे पतला होता जाता है, और अशुद्धियाँ जो रहती है वो इसके नीचे यहाँ पर एकत्रित हो जाती है, जिनको आप कहते हैं एनोड पंख। तो इस प्रकार से धातु का क्या कर सकते हैं परिष्करण किया जाता है, और इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है।